हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 साइंस के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें करना, आने वाले जो पेपर हैं उनकी किस प्रकार से तैयारी करना, हम आप लोगों को इस क्लास में पूरे स्टेप बाय स्टेप तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से करना होगा, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा, वो हम आप लोगों को पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास के नोट्स या पिछली क्लास के नोट्स चाहिए हों तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उनके यौगिक। इसमें हम कुछ पिछले क्वेश्चन देख चुके थे और उनकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। तो आज हम उनके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम देखेंगे, इनको किस प्रकार सॉल्व करना होगा वो सारे देखेंगे, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारी हम जानकारी इसमें देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एल्कीन समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एल्कीन मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका हमें आंसर बताना। तो एल्कीन समूह क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक पृष्ठ दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को समूह अथवा मूलक कहते हैं। एक भाग एल्कीन समूह तथा दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यौगिक हमारे पास दिया आर और एक्स, ये क्या होगा? एल्कीन समूह का। आर को एल्कीन कहते हैं तथा समूह, तथा एक्स को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह, जो क्रिया कर रहा होगा समूह कहलाता है। अतः किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त समूह को एल्कीन समूह कहते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु अगर हम कम करेंगे उसमें से, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन समूह प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH4, इसमें से एक हम H निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन समूह यानी मेथिल समूह प्राप्त होगा। तो ये कौन सा समूह क्या रहेगा? एल्कीन समूह। इसी पास C2H6 दिया, इसमें से एक H निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा? एथिल समूह। यही हमारा क्या कहलाएगा? एल्कीन समूह कहलाता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो हमें इनके बारे में कुछ डिफिनेशन लिखनी है, इसके बारे में बताना। तो किस पर हमें लिखनी है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? मार्कोनिफ का नियम हमें लिखना है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की लिखिए, तो इसे हमें लिखना है। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमें लिखना सिर्फ एक ही प्रकार से होगा इसको। तो देखते हैं किस प्रकार से लिखना होगा। तो हमारे पास दिया है सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसमें कहा गया वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक अणु से किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित अभिक्रियाकारी अभिक्रमक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर अभिकारक का प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका यानी मेथेन या क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन क्या होगा? H को प्रतिस्थापित करेगा और उसकी जगह आकर जुड़ जाएगा। जैसे इसमें दिया है एक H को प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह आकर जुड़ गया और क्या बनाया? मेथिल क्लोराइड। और एक H लेकर साथ में हाइड्रोक्लोरिक बना लेगा। यही क्या कहलाता है? हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया में मेथेन एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होकर मेथेन का क्लोरो व्युत्पन्न यानी क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। ठीक, मार्कोनिफ का नियम। तो ये क्या होता है? यह नियम असीमित एल्कीन के गुण युग्म बंध पर किसी भी असीमित अभिकारक HCl, HBr, HI, H2SO4, HOCl आदि के यौगिक को प्रमुख रूप से व्यक्त करता है। इनके अनुसार किसी यौगिकशील अभिकारक या ऋणात्मक भाग असीमित एल्कीन की उस
कार्बन परमाणु के साथ संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। क्या कहा गया? वो अभिकार जिसमें ये सभी भाग असीमित भाग होते हैं, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अभिक्रिया करेंगे और उस पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे CH3CH दिया है और CH2 यानी प्रोपीन हमारे पास दिया है, HBr सब क्या कराएंगे, हमें मिलेगा CH3CH और एक बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ जाएगा और CH3 प्राप्त होगा। हमें HBr इसी में जुड़ा और Br भी इसी में जुड़ जाएगा। ये जो इनकी उपस्थिति में ये सभी क्या होंगी? क्रियाएं पूरी होंगी। यही क्या कहलाएगा? मार्कोनिफ का नियम। ठीक है, तो आप लोग इसे आगे हमारे पास दिया है एसिटिक अम्ल से मेथेन मेथिल एमीन था एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण लिखिए। ठीक, अगला क्या है? एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ एक ही पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए एसिटिक अम्ल से मेथेन की क्रिया, किसके? एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्या करेंगे? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम अगर क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम एसिटेट प्राप्त होगा, साथ में हमें जल प्राप्त होगा। ये जो सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है तो इसकी हम दोबारा क्रिया किसकी उपस्थिति में? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। दूसरा क्या कहा गया? एसिटिक अम्ल से मेथिलेमिन कैसे प्राप्त करेंगे? तो मेथिलेमिन प्राप्त करने के लिए हमें क्या होगा? जैसे एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा? मेथिल एमीन प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हमसे कहा है एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे प्राप्त करेंगे? तो एसिटिक अम्ल की हम फार्मूला जानते हैं, तो इसके हम दो अणु ले लेंगे। ठीक है, दो अणु जब लेंगे PbO5 की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनाहाइड्रेट, एसिटिक एनाहाइड्रेट प्राप्त होगा, यानी CH3CO और O साथ में H2 हमें प्राप्त होगा। ये जो प्राप्त होता है ये हमारा क्या कहलाता है? एसिटिक एनाहाइड्रेट। ठीक, तो ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये अक्सर आप लोगों के पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एथिल अल्कोहल से निम्न के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट किया, यानी एथिल अभिक्रिया के साथ हमें एथिल अल्कोहल के साथ इन सब की अभिक्रिया करानी। कौन कौन से? अमोनिया, फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोजन जो फॉर्म होते हैं उनकी सबकी अभिक्रिया हमें करानी है और हमें क्या प्राप्त होगा वो देखना है। तो सबसे पहले अमोनिया, यानी अमोनिया किससे क्रिया कराएंगे? एथिल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो हम क्या मिलेगा? हमें CH2H5OH की उपस्थिति में यानी के साथ मिलकर अमोनिया NH3 की जिंक की उपस्थिति में यानी जिंक क्लोराइड निर्जलीकरण के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होगा और हमें साथ में H2O प्राप्त होता है। ठीक, आगे हमें कहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अब क्या करानी? तो आप लोग इसका एथिल अल्कोहल का फार्मूला जानते हैं C2H5OH और इसकी PCl5 की अब क्या कराएंगे तो हमें क्या होगा? यहाँ ये OH निकल जाएगा और यहाँ का प्राप्त होगा हमें CH5 प्राप्त होगा और एक यहाँ जो CH5 प्राप्त होगा वहाँ Cl आकर जुड़ जाएगा और साथ में हमें मिल जाएगा C2H5Cl प्राप्त हो जाएगा हमें एथिल क्लोराइड, साथ में हमें प्राप्त होगा POCl3 यहाँ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हमसे किसके क्रिया करनी है? हेलोफार्म के साथ अब क्रिया करनी है। तो हेलोफार्म कौन कौन सी होती है आप लोग जानते हैं, IH और BR CL, ये सभी कौन सी फार्म होती है? हेलोफार्म। तो इनके साथ अब क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इनके साथ यानी C2H5OH की I के साथ अब क्या कराएंगे और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलकर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडोफार्म मिलेगा और सोडियम हेलोजन मिलेगा और साथ में HCOONA+5H2O हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसको हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, आइडोफार्म हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा किस प्रकार से क्या करनी
वो आप लोग नोट कर लीजिए। और अधिक इसके बारे में जानना तो आप हमारे पिछले वीडियो हैं, आप उनमें इसके बारे में देख सकते हैं किस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, और तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो आपने देखे था लोगों को शेयर भी कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है निम्नलिखित एथिल अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें किसका एथिल अल्कोहल के निर्माण का हमें बताना है। तो एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एथिल एमीन के साथ अब क्रिया करके किसकी अब क्रिया कराएंगे जो हमें क्या प्राप्त हो, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो। तो देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा दिया एसिटिक एल्डिहाइड एथिल ब्रोमाइड। ठीक, तो एथिल एमीन की अब क्रिया किसके HNO2 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। साथ में सोडियम नाइट्रोजन और H2O प्राप्त होता है। दूसरा सेकंड हमारे पास है एसिटिक हैलाइड। दूसरा हमारा एसिटिल्डिहाइड यानी CH3COCHO, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तीसरा हमारे पास दिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तथा पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो आप लोग ये क्रिया नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक, आगे हमारे पास दिया हुआ है एथिल अल्कोहल की निम्न से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये जो एथिल अल्कोहल की निम्न रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हमें लिखना है। तो पोटेशियम के साथ, पोटेशियम धातु के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, तांबे का चूर्ण के साथ और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ हम क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है पोटेशियम धातु, यानी पोटेशियम की धातु के साथ क्रिया करेंगे किसकी, एथिल अल्कोहल की क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम थाई ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम थाई ऑक्साइड। साथ में हमें H2 प्राप्त होता है। दूसरा हमारे पास दिया है एसिटिक क्लोराइड की अभिक्रिया हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। साथ में हमें HCl प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त हो। तीसरा हमारे पास दिया है तांबे के चूर्ण के साथ। तो तांबे का चूर्ण क्या होता है, कापर होता है। तो कापर के साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CHO। साथ में हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चौथा दिया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारे पास किस एथिल अल्कोहल साथ में क्या लेंगे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, यानी PBr3 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2Br, यानी एथिल ब्रोमाइड और साथ में फास्फोरस अम्ल प्राप्त होगा। ये सभी इस प्रकार से हम अभिक्रिया कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, आपके पिछले एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आगे हमसे क्वेश्चन कहा है एसिटिक अम्ल की दो ऐसी रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें COOH समूह भाग लेते हों। तो हमें ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला तो हमारे पास दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, ये जो होता है अभिक्रिया करेंगे तो हमें एथिल एसिटेट प्राप्त होता है, यानी ये अभिक्रिया में भाग लेता है। किसके साथ अभिक्रिया, यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल एसिटेट। साथ में हमें H2O प्राप्त होता है। आगे दूसरी अभिक्रिया है CH3COOH की अभिक्रिया पेंटाक्लोराइड यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक क्लोराइड प्राप्त होगा और साथ में पेंटाक्लोराइड और HCl हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक, आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ गया है। तो आगे दिया है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। दूसरा क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताना, तो कैसे बताएंगे, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक गुण के आधार पर। तो एथेनॉल, अगर एथेनॉल दिया गया है तो यह क्या होगा,
यह एक उदासीन पदार्थ है जिसका लिटमस पात्र पर कोई प्रभाव नहीं होता एथेनॉल का। दूसरा हमारे पास दिया है एथेनोइक अम्ल। यह अम्लीय पदार्थ है तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। जो एथेनोइक अम्ल होगा वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है एथेनॉल जो होता है इसका गंध रुचिकर होती है। एथेनोइक की क्या होती है, इसकी गंध क्षीण तथा स्वाद खट्टा होता है। क्वथनांक कितना होता है, 351 होता है। एथेनोइक का क्वथनांक कितना होता है, 290 होता है। तथा ये एथेनॉल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है तथा एथेनोइक जो है विद्युत का चालन करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भौतिक गुण हो गए एथेनॉल और एथेनोइक के। आगे हमारे पास दिया है रासायनिक गुण। जो एथेनॉल होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है तथा जो एथेनोइक होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट गैस मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा अगला आ जाएगा, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलाहट के साथ निकलती है। और इसमें एथेनोइक में आ जाएगा, इसमें जो सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलाहट के साथ नहीं निकलती। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बुलबुले देते हुए वो इसमें नहीं निकलती, बल्कि जो दूसरा वाला है इसमें वो गैस निकलती है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास दिया गया है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। ठीक, तो हमें इसका बताना है। कैसे लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में निम्न प्रकार से विभेद कर सकते हैं। यानी इसका परीक्षण हमें करना है तो कैसे करेंगे। पहले लिटमस पेपर का, अगर हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो अल्कोहल में क्या होगा, रंग परिवर्तन नहीं होता है बल्कि दूसरा अगर हम परीक्षण करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का परीक्षण, तो अल्कोहल में क्या होगा, बुलबुलाहट के साथ गैस नहीं निकलेगी बल्कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बुलबुलाहट के साथ तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे हमारे पास क्या है, सोडियम का परीक्षण। सोडियम का इसमें परीक्षण करें तो क्या होगा, अल्कोहल में क्या होगा, बुलबुलाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है बल्कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की हर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है लेकिन बुलबुलाहट के साथ नहीं होती है। यानी तेजी से इसमें गैस निकलेगी नहीं, केवल उत्पन्न होगी थोड़ी हल्की मात्रा में। ठीक है, तो ये आप लोग इसके अंतर नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्या कहा गया, एथेनॉल में एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि एथेनॉल में से एथेनोइक अम्ल बनाने में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ रिएक्शन दी गई जो क्या है, एथेनॉल दिया है, इसमें हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा के साथ मिलकर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एथेनोइक अम्ल मिलेगा, साथ में H2O प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या कहलाती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का पृथक हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल रहा है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जो होता है बिल्डिंग करने के लिए किया जाता है, इसका हमें बताना है एथाइन तथा वायु का मिश्रण का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका कैसे यूज करेंगे, तो लिखिए कैसे, वेल्डिंग के लिए उष्मा की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है,
ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा होगी तभी उसका बिल्डिंग किया जाएगा। यदि वायु तथा एथाइन के मिश्रण को जलाया जाए तो ऑक्सीजन उपलब्ध कम होगी। ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी कम मात्रा में प्राप्त होगी। कम होने के एथाइन का पूर्ण दहन नहीं होगा। जो एथाइन की जलने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी नहीं होगी और बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको जो वायु होती है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। नहीं होगी जिससे प्राप्त मात्रा में उसमें उत्पन्न नहीं होगी तो ऑक्सीजन का मिश्रण जलाया जाता है तो पूर्ण दहन होता है, बिल्डिंग के लिए प्राप्त ऊष्मा होती है। क्या बताया गया है, जो वायु होती है उसमें प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगी, इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए अलग से जो ऑक्सीजन आती है हम उसका उपयोग करते हैं जल्दी, जिससे हमें प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए और पूरी तरह से उसमें हमें प्राप्त हो। तो इसकी रिएक्शन कैसे, CH111CH यानी एथाइन प्लस क्या है ऑक्सीजन, इसकी हम जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, प्लस ऊष्मा बनेगी, प्लस प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे हमारे पास दिया है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रिअबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका द्वि अथवा त्रिबंध दोनों ओर हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जैसे CH211CH2 यानी एथीन दिया, इसमें हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो बने इसकी निखिल की उपस्थिति में तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें आकर जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन है बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ये योगात्मक क्रिया होती है, इसका उपयोग हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे वनस्पति तेल, इसमें हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी हमें प्राप्त होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है, संतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लें। आगे हमारे पास दिया है निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल था एसिटिक अम्ल का हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। तो आप लोगों ने तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा लोगों को शेयर कीजिए। ये हम आप लोगों को 2024-25 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं और आ चुके हैं वो सारे हम आप लोगों को कंप्लीट बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं तो लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका आंसर कैसे लिखना है लिख लेते हैं। इसका आंसर में लिखना, एथिल का रासायनिक गुण क्या होगा, तो एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम थाइऑक्साइड बनाता है। जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा एथिल अल्कोहल तो हमें क्या मिलेगा, थाइऑक्साइड बनाता था, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित यानी निकाल देता है। इसकी रिएक्शन कैसे करनी है, एथिल अल्कोहल का हम फार्मूला जानते हैं, CH3CO OH होता है, सोडियम से क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम थाइऑक्साइड और प्लस हमें क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, इसी बार एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होगा, एसिटिक अम्ल सोडियम थाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट लवण बनाता है। जैसे CH3COOH सोडियम था यानी एसिटिक अम्ल के साथ कौन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा तो हमें क्या बनेगा, एसिटिक सोडियम एसिटेट बने प्राप्त होगा, साथ में हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इन रिएक्शन को नोट कर लीजिए। आगे हमारे पास दिया है क्रियात्मक समूह किससे कहते हैं, एल्कोहली, एल्डिहाइडी, कीटोनी तथा कार्बोक्सिलिक समूह का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या क्रियात्मक समूह उदाहरण सहित समझाइए, क्रियात्मक समूह या मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हमें इतने प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे कहता है क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें इनका आंसर सिर्फ एक ही प्रकार से लिखना है, वो कैसे लिखना है चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में 2 भाग होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को समूह अथवा मूलक कहा जाता है। इन दोनों मूलकों में से एक के कारण यौगिक के रासायनिक गुणधर्म होते हैं।
जबकि दूसरे मूलक यौगिक के भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। जिस मूलक के कारण यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या बताया? क्या कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनका कितने समूह भाग होंगे? 2 भाग होंगे। समूह दूसरा मूलक होगा। इसके जो भाग होते हैं, इनके एक रासायनिक गुण होते हैं, एक के भौतिक गुण होते हैं, जिन्हें हैं क्रियात्मक समूह। उदाहरण क्या होते हैं इसके? इसका उदाहरण होगा हमारे पास का मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH। इसमें जो हो OH तथा मेथिल यानी एमीन CH3HN2 में NH2 क्रियात्मक समूह होंगे। ठीक है, इनकी ही वजह से जो होगी क्रिया को संपूर्ण करेंगे, नाम को पूरा करेंगे, इसलिए क्या होंगे? ये एमीन कहलाते हैं। अतः किसी परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के एक विशिष्ट भाग के वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो इसकी सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेंगे। तो क्या हेडिंग में लिखें? क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं हमने अभी पढ़ा। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होंगे ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो जैसे एल्कोहल है तो इसमें क्या क्रियात्मक समूह होगा? OH होगा। उदाहरण के लिए मेथिल एल्कोहल। ठीक, तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा? CHO होगा। ये क्या होगा? क्रियात्मक समूह। इसका ये किस में ऐड किया जाएगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड होगा। इसी ये क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड है इसका नाम हो जाएगा क्या? फॉर्मेल्डी एल्डिहाइड। तो अगला है कीटोन COO बॉन्ड O। ठीक, कीटोन। तो ये इसमें हो जिसमें ऐड हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? टोन यानी एसीटोन CH3CO और CH2 इसमें ऐड कर दिया तो क्या नाम क्या होगा? एसीटोन। जो क्रियात्मक समूह होंगे उनके पीछे जो उनका नाम होगा वो इन्हीं का नाम होगा। ठीक है, ये जो समूह होंगे इन्हीं का नाम होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से पहचान जाए। जैसे मेथिल एल्कोहल का तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह? OH। फॉर्मेल्डी एल्डिहाइड का तो इसमें कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। कीटोन का तो इसमें कौन सा है? CO। तो आप लोग इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? OCOH। क्या होता है? OCOH। इसको हम क्या लिख सकते हैं? COOH के रूप से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक अम्ल जो होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसमें। तो COOH है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगी? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमसे कहा निम्नलिखित क्रियात्मक समूह के संरचना सूत्र लिखिए तथा प्रत्येक समूह के यौगिक का एक उदाहरण संरचना सूत्र सहित लिखिए। हमें इनके क्या लिखना है? जो संरचना सूत्र लिखना है और इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, तो संरचना सूत्र यानी पहला क्या है? एल्कोहल। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। तीसरा कार्बोनिलिक तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनको हमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है तथा इनका हमें क्या लिखना है? जो समूह होंगे उनका भी नाम हमें इसमें देखना है कौन सा समूह इसमें लगा हुआ। तो पहला है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। तो इसका सूत्र इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण मेथनॉल यानी CH3OH। तो इसकी संरचना क्या होगी? CHHOH यानी 3 H है तो 3 हमने लगा दिया, 1 OH। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी चर्चा बन जाएगी। दूसरा हमारे पास दिया है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड का क्या होता है? हमने अभी पढ़ा COH। क्या पढ़ा? एल्डिहाइड का COH यानी CHO पढ़ा हमने। तो एल्डिहाइड का एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा हमने? एसिटिल्डिहाइड यानी CH3CHO हमने एग्जाम्पल। इसका सूत्र बनाना है तो हमें C बीच में रखेंगे, 3 ऊपर H लगा दिया हमने। इस प्रकार 3 H है, 3 लगा दें। अब C हमने फिर बीच में रखा, 1 H है, 1 O है, तो हमने इस प्रकार से इनको संरचना में कन्वर्ट कर दिया। तो आप भी लोग इसी प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा दिया हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? तो इसका होता है C सिंगल बॉन्ड O।
यहाँ सिंगल बॉन्ड यानी एक एक कोई और संरचना यहाँ जुड़ सकती है। और ओ इसका हमने पढ़ा था, तो इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, एसीटोन। तो ऐसे यहाँ पर CH3 आकर जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एसीटोन। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, C और H3 CO, तो यही है। साथ में क्या हो जाएगा, CHH3, ये हो गया। ठीक, तो इनकी इस प्रकार से हम इनका संरचना सूत्र बना जाए। आगे हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक था CH। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एसिटिक अम्ल। तो इस एसिटिक अम्ल क्या होगा, तो इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, C3H और COO और एक H। इस प्रकार से हम इनकी संरचनाएं बना सकते हैं और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। तो पिछले जितने वीडियो आपने देखे, बाकी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।